अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक गाइस। अगर आप सोचते हैं कि आपको बहुत सारे अल्फाज आते हैं बट जब आप बोलते हैं तो उस वक्त आप उन्हें यूज़ नहीं कर पाते। अगर आपके साथ भी यही प्रॉब्लम है तो ये वीडियो है आपके लिए। वीडियो को पूरा देखें और इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाएं। आप वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि हर नए आने वाले लेसन का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जैसे हम सब जानते हैं कि किसी भी ज़ुबान को बोलने के लिए हमें अल्फाज की ज़रूरत पड़ती है, हमें अल्फाज सीखने पड़ते हैं और हम नए नए अल्फाज सीखते हैं किसी भी ज़ुबान को बोलने के लिए। अगर हम अल्फाज नहीं सीखेंगे तो हम ज़ुबान को नहीं बोल पाएंगे। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि हमें अल्फाज आते हैं, हमें वोकेबलरी आती है, लेकिन फिर भी हम उनको यूज़ नहीं कर पाते, फिर भी हम उसका कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं कर पाते। ऐसा क्यों होता है? जैसे सिंपल, हमारे पास बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स फ्रिज में मौजूद होते हैं, फिर भी हमें ये नहीं पता चल रहा होता कि हम क्या पकाएं, कैसे पकाएं। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर भी ये चीज़ सेम ही है कि आप बहुत सारे अल्फाज सीखते हैं अपनी वोकेबलरी को एक्सपेंड करने के लिए, बट जब आप उनको बोलना चाहते हैं तो आपको समझ नहीं आती कि उनको कैसे बोलें, उनको कहाँ पर इस्तेमाल करें, उनको कैसे इस्तेमाल करें। तो उस वक्त आप अपने सारे अल्फाज भूल जाते हैं। ऐसा होता क्यों है? क्यों ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ पेश आती है कि जब आपके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा तो मौजूद है, आपको वोकेबलरी तो अच्छी खासी आती है, लेकिन फिर भी आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते? क्योंकि ये इसी तरह है जैसे आपके पास बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स तो मौजूद है, लेकिन आप कुछ पका नहीं सकते क्योंकि वो इंग्रेडिएंट्स आपके फ्रिज के अंदर मौजूद है। अगर आप फ्रिज को खोलेंगे तो आपको बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स नज़र आएंगे, फिर आप उसको कहीं पर यूज़ करने, कुछ उनसे पकाने का भी सोच सकते हैं। लेकिन जब तक आप फ्रिज को खोलेंगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा कि आपके पास कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, आप उनसे क्या बना सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रिज जो है ये है आपके ब्रेन की एग्जाम्पल, कि आपके दिमाग के अंदर भी बहुत सारे अल्फाज तो मौजूद हैं, लेकिन आप अब उनको यूज़ नहीं कर पाते, आप उनका कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं कर पाते। जब आप कुछ बोलने लगते हैं तब आप उनका कहीं पर इस्तेमाल नहीं कर पाते, लेकिन जैसे ही आप कुछ सुनते हैं, कुछ पढ़ते हैं, आप उस लफ्ज़ को देखते हैं तो उसी वक्त आप जान जाते हैं कि ये लफ्ज़ तो मुझे आता है, इसका मीनिंग तो मुझे ऑलरेडी पता है। बट जब आप कहीं पर कम्युनिकेट करने लगते हैं, कुछ लिखने लगते हैं, तो उस वक्त आप उन अल्फाज का इस्तेमाल नहीं कर पाते कि वो अल्फाज तो आपके दिमाग के अंदर मौजूद तो हैं, लेकिन आप उनका इस्तेमाल नहीं कर पाते। बट अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या मसला हो सकता है कि आप उनको इस्तेमाल नहीं कर पाते? इधर मसला ये है कि वो वर्ड्स हैं पैसिव वर्ड्स आपके दिमाग के अंदर, वो वर्ड्स एक्टिव नहीं है, वो वर्ड्स है पैसिव। जनरली वर्ड्स की दो तरह की कैटेगरीज है, जिसमें पैसिव वर्ड्स एंड एक्टिव वर्ड्स। अब हमें पता चल गया कि वर्ड्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एक्टिव वर्ड्स, एक्टिव वोकेबलरी, और दूसरी होती है पैसिव, पैसिव वर्ड्स, पैसिव वोकेबलरी। अब एक्टिव वर्ड्स कौन से होते हैं, एक्टिव वोकेबलरी कौन सी होती है? वो वाले तमाम अल्फाज जो हम जानते हैं और हम उनको अपनी कम्युनिकेशन के अंदर यूज़ भी कर सकते हैं। जब भी हम कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, तो उस वक्त हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको हम कभी भी भूलते नहीं हैं। बट दूसरी तरफ पैसिव वर्ड्स, पैसिव वर्ड्स कौन से होते हैं? पैसिव वर्ड्स ऐसे वर्ड्स हैं कि जो आपने सीखे तो हैं, जो ऑलरेडी आप जानते हैं। जब भी आप कुछ पढ़ते हैं, कुछ सुनते हैं, तो उस वक्त आपको पता चल जाता है कि मैं इस वर्ड को जानता हूँ, मुझे इसका मतलब तो पता है, मुझे आता है ये लफ्ज़। बट जब आप कुछ लिखते हैं, कुछ बोलते हैं, तो आप उन अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन वो अल्फाज आपके दिमाग के अंदर मौजूद होते हैं। तो ऐसे वर्ड्स पैसिव वर्ड्स होते हैं कि ये वर्ड्स वो हैं जो हैं पैसिव वर्ड्स। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे जो लैंग्वेज लर्नर्स होते हैं वो फोकस करते हैं नए नए अल्फाज सीखने पर, ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज सीखने पर। अब यहाँ पर ये मसला नहीं है कि आपको कितने अल्फाज आते हैं या आप रोज़ कितने अल्फाज सीख रहे हैं। यहाँ पर मसला ये है कि आपके पास कितने एक्टिव अल्फाज मौजूद हैं। यहाँ पर मसला आ गया है एक्टिव और पैसिव का, कि आपकी कितनी वोकेबलरी एक्टिव है जो आप अपनी कम्युनिकेशन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं।
जब आप कुछ लिखते हैं या कुछ बोलते हैं तो आपके पास कितने अल्फाज हैं, कितनी आपकी एक्टिव वोकेबलरी है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपके दिमाग के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे अल्फाज तो मौजूद हैं, पैसिव वोकेबलरी तो आपके पास ऑलरेडी बहुत सारी मौजूद है। अब यहाँ पर आप क्या सोचते हैं कि आपके लिए क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मज़ीद नई वोकेबलरी सीखना जो कि आपके दिमाग के अंदर जैसे पहले बहुत सारे अल्फाज मौजूद हैं उसी तरह पैसिव बनकर रह जाए, या फिर जो अल्फाज आपके दिमाग के अंदर पहले मौजूद हैं, जो वोकेबलरी आप पहले जानते हैं, जो पैसिव वर्ड्स हैं, उनको एक्टिव के अंदर चेंज करना। अब आप यहाँ पर खुद डिसाइड करें कि आपके लिए क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नई वोकेबलरी सीखना या फिर पैसिव वर्ड्स को एक्टिव के अंदर चेंज करना। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास आंसर तो हमारा बिल्कुल क्लियर है कि हमें पैसिव वोकेबलरी सीखने की ज़रूरत नहीं है, वो तो ऑलरेडी हमारे दिमाग के अंदर मौजूद है। अब यहाँ पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि हमने अपनी पैसिव वोकेबलरी को एक्टिव के अंदर कैसे चेंज करना है, हम अपने पैसिव वर्ड्स को एक्टिव कैसे बना सकते हैं। बट अब यहाँ पर सवाल ये है कि अब हम ये कैसे करें, अब हम अपने पैसिव वर्ड्स को एक्टिव के अंदर कैसे चेंज करें। अब यहाँ पर मैं आपको 4 ऐसे स्टेप्स बताने लगा हूँ कि जिसकी मदद से आप अपनी पैसिव वोकेबलरी को ये एक्टिव के अंदर तब्दील कर सकते हैं, या फिर आप जो भी नए अल्फाज सीख रहे हैं उनको एक्टिव अल्फाज बना सकते हैं। क्योंकि पैसिव अल्फाज सीखने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, जब आप कम्युनिकेट करेंगे, जब आप बोलेंगे, जब आप कुछ लिखेंगे तो आप उनका इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे, तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर सबसे जो पहला पॉइंट है, पहली चीज़ वो ये है कि आपके पास अपनी पर्सनल डिक्शनरी मौजूद होनी चाहिए। अब यहाँ पर आपके पास एक अपनी नोटबुक मौजूद है जो है आपकी पर्सनल वोकेबलरी बुक। और अब आप जब भी कुछ नया सीखें, कोई भी नया लफ्ज़ सीखें, तो उसको इस बुक के अंदर आपने नोट कर लिया करना है, और इससे आप बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। और क्या आपने इसको भी पहली वोकेबलरी की तरह पैसिव वोकेबलरी ही बनाना है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि बहुत लंबी वर्ड्स की लिस्ट तो बना ली, लेकिन वो तो फिर पैसिव वोकेबलरी ही बनकर रह जाती है। अब यहाँ पर स्टेप नंबर 2 क्या है, स्टेप नंबर 2 ये है कि जब भी आपने डिक्शनरी बुक के अंदर कोई भी लफ्ज़ लिखना है तो उसके साथ उसके 2 से 3 जुमले भी बनाने हैं। जब आप इस तरह 2 से 3 जुमले हर लफ्ज़ के बनाएंगे तो इस तरह आपको पता चल जाएगा कि हमने उस लफ्ज़ को किन कॉन्टेक्स्ट के अंदर यूज़ करना है। हमें पता है कि एक लफ्ज़ के कई कई मीनिंग होते हैं, उसको कहाँ मतलब जगहों पे यूज़ किया जाता है। तो इस तरह जब आप 2 से 3 जुमले बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अब हमने इस वर्ड को कहाँ पर यूज़ करना है। जैसे यहाँ पर हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास एक लफ्ज़ है शिफ्ट। अब शिफ्ट के यहाँ पर मुख्तलिफ मीनिंग होते हैं इंग्लिश के अंदर। जैसे मैं अभी आपको कुछ सेंटेंस बना के दिखाता हूँ। पहला हमने वर्ड अभी जो चूज़ किया था वो है शिफ्ट। अब शिफ्ट के डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं, जैसे कैन यू शिफ्ट द टेबल टू द अदर साइड। ये मैंने अभी बताया है आपको पहला यूज़। अब दूसरा यूज़ क्या होगा शिफ्ट का, शी शिफ्टेड टू 4th गियर एंड ड्रोव फास्टर। और यूज़ नंबर 3 जी है शी वाज ऑन द नाइट शिफ्ट। अब यहाँ पर जो हमने अभी जुमले बनाए हैं इनके अंदर पहला जो जुमला था वहाँ पर शिफ्ट से क्या मतलब है, शिफ्ट का मतलब ये है कि टू मूव, किसी भी चीज़ को मूव करना। जैसे हमने यहाँ पर बोला था कैन यू शिफ्ट द टेबल टू अदर साइड, मतलब कि अब एक जगह से दूसरी जगह मूव होना है, तो उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं शिफ्ट। और अब हम देखते हैं दूसरा जुमला, जो अभी हमने दूसरा जुमला बनाया था शी शिफ्टेड टू 4th गियर एंड ड्रोव फास्टर। यहाँ पे क्या है, शिफ्ट से मतलब है उसने चेंज किया है, यहाँ पर चेंज आ रहा है शिफ्ट। और इसी तरह जो लास्ट वाला जुमला था शी वाज ऑन द नाइट शिफ्ट, यहाँ पर वक्त की बात हो रही है, नाइट शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट। यहाँ पर जैसे आपने देखा है कि लफ्ज़ को हमने 3 मुख्तलिफ जुमलों के अंदर यूज़ किया है और ये 3 मुख्तलिफ तरह की सेंस दे रहा है। अब यहाँ पर हमारे पहले 2 स्टेप हो गए हैं कंप्लीट। पहले स्टेप के अंदर हमने वर्ड को लिख लेना है, उसका मानी लिख लेना करना है। और दूसरा स्टेप क्या है कि दूसरे स्टेप के अंदर हमने साथ ही उसके 2 से 3 जुमले भी बना लेने करने हैं जो कि हमें मुख्तलिफ सेंस दे रहे होंगे। हमें पता चल जाएगा कि हमने इस वर्ड को कैसे यूज़ करना है, मुख्तलिफ जगहों पर इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास
थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप के अंदर हमने क्या करना है कि हमने कुछ कोलोकेशंस लिखनी करनी है विद दैट वर्ड। कोलोकेशन क्या होती है कि हमने उस वर्ड के साथ कुछ एडजेक्टिव मिलाकर उस तरह के मुख्तलिफ वर्ड्स बनाने होते हैं और फिर उनके आगे जुमले बनाए करेंगे। जैसे हमने अभी शिफ्ट को यूज़ किया था किसके लिए? एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, कि जिसमें हम कोई भी पीरियड ऑफ टाइम है हमारे पास, कोई डे का है या फिर नाइट का, तो उसके लिए हमने यूज़ किया था अभी शिफ्ट को एक जुमले के अंदर। तो इससे हम आगे कुछ कोलोकेशन बनाते हैं। जैसे हमने अभी यहाँ पर एक जुमला बनाया था, शी वॉज ऑन नाइट शिफ्ट। अब यहाँ पर हम इसके कुछ एडजेक्टिव लिख लेते हैं, जैसे आ डे शिफ्ट, आ नाइट शिफ्ट, एन अर्ली शिफ्ट, आ लेट शिफ्ट। यहाँ पर ये हमने कुछ लिए हैं एडजेक्टिव्स जिनकी मदद से हम शिफ्ट को मज़ीद डिस्क्राइब कर सकते हैं, और इसको लिए हम एज ए वर्ब भी इसको एज ए यूज़ कर सकते हैं, जैसे टू वर्क इन शिफ्ट्स या टू डू शिफ्ट्स। फिर हम यहाँ पर इसके कुछ जुमले भी बना सकते हैं एडजेक्टिव्स, वर्ब्स और नाउन को यूज़ करके। एज ए शिफ्ट को एज ए हम नाउन भी यूज़ करके एज ए जुमले बना सकते हैं यहाँ पर इसके। जैसे अगर यहाँ पर हम यूज़ करना चाहते हैं डू शिफ्ट और एन अर्ली शिफ्ट, यहाँ पर दोनों को हम यूज़ करके एक जुमला बनाते हैं। कैसे बनेगा जुमला? आई एम डूइंग द अर्ली शिफ्ट दिस वीक। और यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया है किसका? डू का, अर्ली का और शिफ्ट का। हमने यहाँ पर शिफ्ट को किसके साथ यूज़ किया है? एक वर्ब के साथ और एक एडजेक्टिव के साथ। तो ये ही कहलाती हैं कोलोकेशंस। अब आप इस तरह की मुख्तलिफ कोलोकेशंस ऑनलाइन भी फाइंड कर सकते हैं। डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं जिनमें से ऑज़डिक बेस्ट है, उसको आप यूज़ करके डिफरेंट इस तरह की कोलोकेशन के साथ अपनी वोकैबुलरी को मज़ीद एक्टिव कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने कंप्लीट कर ली है पहले 3 स्टेप। अब हमारे पास है लास्ट वाला स्टेप। लास्ट वाला स्टेप क्या है? लास्ट वाला स्टेप है स्टेप नंबर 4। इसके अंदर क्या करना है? आपने जो भी वर्ड आपने सीखा है उस वर्ड को और उसकी कोलोकेशंस को यूज़ करके आपने एक पूरा पैराग्राफ बनाना है और लिखना है इसके साथ। अब ये वाला स्टेप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी वोकैबुलरी को मज़ीद एक्टिव करने के लिए। अब जैसे यहाँ पर एक शॉर्ट पैराग्राफ आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। ये शॉर्ट पैराग्राफ क्या है? देयर इज़ अ क्लिनिक नियर माई हाउस। इन दिस क्लिनिक डॉक्टर्स वर्क इन शिफ्ट्स। अब यहाँ पर हमने एक कोलोकेशन यूज़ किया है, क्या है? वर्क इन शिफ्ट्स। येस्टरडे आई वांटेड टू गो टू द डॉक्टर बट आई कुडंट बिकॉज आई वाज डूइंग द नाइट शिफ्ट। यहाँ पे अगेन हमने यूज़ किया है एक वर्ब का भी, जैसे पीछे हमने इस तरह का जुमला बनाया था जिसके अंदर हमने वर्ब को और एडजेक्टिव को यूज़ किया था। यहाँ पर अगेन हम उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं कि आई वॉज डूइंग द नाइट शिफ्ट, आई रियली हेट डूइंग लेट शिफ्ट्स। यहाँ पर देखें हमने अब इन्हीं वर्ड्स का यूज़ करके एक छोटा सा पैराग्राफ बना लिया है ताकि इस तरह हमारी मज़ीद प्रैक्टिस हो जाए और हमारी वोकैबुलरी मज़ीद एक्टिव रहे। हमें कोई नए वर्ड्स नहीं सीखने, बस जो हमें ऑलरेडी आते हैं हमें उन्हीं को एक्टिवेट करना है ताकि वो हमारी एक्टिव वोकैबुलरी बने और जब भी हमें उसकी ज़रूरत पड़े उस वक्त हम उनका यूज़ कर सकें। जब भी आप कभी भी फ्री हों, कभी भी आपको फ्री टाइम मिले तो आप अपनी डिक्शनरी को पकड़ें, देखें और उसमें से वर्ड्स को रीड करें, उनके मीनिंग देखें और साथ साथ उनसे जो आपने जुमले बनाए होंगे उनको पढ़ें। तो इस तरह आप अपनी वोकैबुलरी को मज़ीद बेहतर बनाते रहेंगे और उसको एक्टिव बनाते रहेंगे। ऑलरेडी हमें बहुत सारे वर्ड्स तो आते हैं लेकिन मसला ये है कि वो एक्टिव नहीं होते, सिर्फ एक्टिव करना उनका मसला होता है। तो आप इन 4 स्टेप्स को फॉलो करके उन वर्ड्स को एक्टिव कर सकते हैं और अपनी वोकैबुलरी को बेहतर बना सकते हैं। और जब कभी भी आपको इन वर्ड्स की ज़रूरत पड़े आप उनको यूज़ कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि आप दोबारा ऐसा फील करें कि आपको वो वर्ड्स आते ही नहीं, जब आपको ज़रूरत पड़े आप उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। आई होप कि अभी आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये वीडियो आपकी बहुत मदद करेगी अपनी वोकैबुलरी को बेहतर बनाने में, अपनी जो पैसिव वोकैबुलरी है उसको एक्टिव बनाने में। और यहाँ पे ही फिर आज के लेसन का अख्ताम करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।